कहते ओ बिहार पलटू। अब बताइए, ये छवि हो गई है नीतीश कुमार की। हम लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं अपने आप को, इस आदमी से घिना दिया है इस आदमी ने। अच्छा, नीतीश कुमार जी जब वापस 2017 में आपके साथ आए थे, ये शर्मिंदगी तब थी? बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी सरकार ने 2014 में आने से पहले ये कहा था कि रोजगार का मतलब बिजनेस आप समझें, आप सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोला गया था, लेकिन फिर तो भी फिर आप और जो भी रोजगार में बीजेपी ये भी नहीं बोला गया था। बहुत आसान होता है जनता की समझ पे सवाल उठाना। जनता की समझ, तो ये आपको अपनी जिम्मेवारी और अपनी जो आपने वादे किए थे उस पर से जवाब देना। नहीं तो केंद्र सरकार। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरिट आउट न्यूज। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बापू सभागार है जहां अमित शाह जी आने वाले हैं। बहुत सरगर्मी है लोगों में। हमारे साथ बीजेपी के समर्थक हैं और ये सारे समर्थक अमित शाह जी के स्वागत में यहाँ खड़े हैं और बहुत बेचैन हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है फेरिट आउट में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? हम मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं, मेरा नाम मुरारी चौहान है। आप यहाँ अमित शाह जी के स्वागत में आए हैं, कुछ उम्मीद है कि अमित शाह जी कोई सौगात देके जाएंगे बिहार को? बिल्कुल उम्मीद है, और बिहार को वो देते आए हैं। जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड की नीतीश कुमार की सरकार थी, तो ये जो आप NHAI या फिर इतना काम देख रहे हैं बिहार में, सड़कों का जो जाल बिछाया नितिन गडकरी जी के समय से, वो काम का फोकस बिहार के मुख्यमंत्री का उसमें योगदान नहीं है। उसमें योगदान भारतीय जनता पार्टी का है, जो केंद्र में सरकार है, जहाँ के राजमार्ग मंत्री, हमारे पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी के सहयोग से आज गांधी सेतु पुल पे जाम नहीं लगता है। कुछ दिन पहले की स्थिति देखते होंगे। तो ऐसा क्यों होता है सर कि बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं, बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के जितने नेता हैं, उनके पास बताने के लिए सिर्फ सड़क ही है? सड़क है। आप खुद तो देखिए ना सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बन गया। क्या पिछले 70 साल की सरकार में शौचालय की आवश्यकता थी या नहीं? लेकिन बना कब? जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है तब। आज राशन कार्ड की सुविधा है, फ्री राशन मिल रहा है गरीबों को। ये पहले भी तो फ्री हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? जब 70 साल में वो लोग देश का डेवलप नहीं कर पाए। आज केंद्र की सरकार के द्वारा सिर्फ शौचालय ही और यही काम नहीं, सड़क का ही काम नहीं हुआ, और भी काम हुआ। बिजली का आप देख लीजिए काम। और जो बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है सर, उसके लिए भी तो कार्य हो रहा है ना। बेरोजगारी कार्य होना अलग बात है, लेकिन जो केंद्र सरकार में बीजेपी आई थी पहली बार 2014 में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने ये पूरा किया है? बीजेपी आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कार्य करना चाहती है। आत्मनिर्भर भारत बनाना तो सर अलग एक योजना हो गई, आप उसके लिए कर रहे हैं, आपको साधुवाद है। लेकिन जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी? अच्छा, आप ये बताइए, कोई व्यक्ति को अगर बिजनेस करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है या फिर उसको पैसा दिया जाता है मुद्रा लोन के तहत, अगर वो, मैं उन सबको मिला के जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि 2 करोड़? आप देखिए, बिहार का विडंबना कहिए, खराबी कहिए, या देश का, जो यहाँ पे लोग रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को गिनते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने लोगों की समझ पे सवाल उठाया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या बीजेपी सरकार ने 2014 में आने से पहले ये कहा था कि रोजगार का मतलब बिजनेस आप समझें, आप सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोला गया था, लेकिन फिर भी फिर आप और जो भी बीजेपी के नहीं बोला गया था। बहुत आसान होता है जनता की समझ पे सवाल उठाना। जनता की समझ, तो ये आपको अपनी जिम्मेवारी और अपनी जो आपने वादे किए थे उस पर से जवाब देना। नहीं तो केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में यह भी नहीं कहा गया था जो 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। रोजगार का मतलब होता है जीविकोपार्जन, मतलब आपको जीने का सहारा दिया जाएगा जिससे आप कमा सकते हैं। उसमें उद्यमी योजना आता है सर, प्रधानमंत्री का जो प्लान सब। तो आपको लगता है कि वो उद्यमी योजना, वो मुद्रा लोन, वो जो स्वरोजगार के लिए लोन दिए गए, वो सारे मिला के 2 करोड़ पूरा कर दिया है बीजेपी ने? ऐसा तो काउंटिंग है नहीं, लेकिन हो सकता बहुत सारे। अगर आपको लगता है ये अचीवमेंट है बीजेपी की, तो जैसे बीजेपी अपने सारे अचीवमेंट को काउंट करवाती है, उसे ये भी काउंट करवा लेना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। और 2 करोड़ लोगों का मतलब है, जैसे अगर 100 लोगों को वो लोन दिए, PMEGP के द्वारा अनुदान मिला बिजनेस का, तो वो 100 लोग तो 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो ऑलरेडी उनका मिशन भी साफ है, वो उद्योग के द्वारा सभी लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उनकी गणना 2 करोड़ की थी। थैंक यू। आइए कुछ अन्य लोगों से भी बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। आप कहाँ से आए हैं? मैं नवादा से आया हूँ, डॉक्टर सर्वजीत सांडिल्य। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं या किसी पद पे हैं बीजेपी? हम प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं युवा मोर्चा में। अच्छा, तब तो ये सवाल आपसे बनता है कि जो महंगाई बढ़ रही है, ये 2024 से पहले क्या कुछ रिलीफ मिलने वाला है जनता को? 2014 के पहले की महंगाई को अगर आप देखेंगे और आज के दौर को देखेंगे तो आपको आमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा। पेट्रोल सर क्या 2014 से पहले 100 रुपये के पार था? बुलेट का बिक्री कितना था पहले है पता आपको? ये बिक्री अगर देख सर, अगर इनकम बढ़ गया, लोगों ने अगर इनकम बढ़ा लिए, तो क्या उससे महंगाई का दर? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर 100 रुपये आपका खर्च करने के लिए पहले था,
और हमने एक ऐसी व्यवस्था दी कि आपको 500 रुपये पैकेट में मिल जा रहे हैं, तो अगर 150 रुपया को आपको खर्च मतलब करना पड़ ये रहा सर इन्फ्लेशन जो है हर साल बढ़ता है और उसके साथ साथ लोगों की इनकम ग्रोथ भी बढ़ती है, 14 से लेकिन पहले उसमें भी ये परसेंटेज जो होता है अगर 0.25% हो, 0.5% हो तो ये डेवलपिंग माना जा सकता है, लेकिन अगर उससे अधिक हो तो क्या आप ये बता पाएंगे कि डेवलपमेंट है या लोगों के पॉकेट खाली है? क्योंकि लोगों की जो गरीबी का स्तर है कोरोना के बाद से लगातार बढ़ा गया है, इसे सरकार भी मानती है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने अर्निंग लोगों के बढ़ा दी? अर्निंग इसलिए हम बढ़ा दे रही हैं, बता रहे हैं आपको। आज विश्व की 5वीं इकोनॉमी भारत हो गई, पहले की अपेक्षाकृत आज अगर आप मैं सर आम जनता के सवाल पे, ये आंकड़े तो बीजेपी नहीं, सरकार ये और अमित शाह जी बाकी जो केंद्रीय मंत्रालय है वो बताता आ रहा है। मैं आपसे ये जो आंकड़े आम होते लोग हैं, की बात जानना पत्रकार महोदय, ये आंकड़े जो हैं, ये हमारा कोई आंकड़ा अगर सरकार रहता तो फिर पाकिस्तान सरकार को भी बता देना चाहिए, तभी पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति है, बातों से सहमत है ना? तो पाकिस्तान सरकार को भी कहना चाहिए कि नहीं हमारा यहाँ इतना ग्रोथ हो गया है, उसकी सरकार है। आपके कहने का मतलब होता है कि सरकार है आपकी, तो आप जो आंकड़ा चाहिएगा वो प्रस्तुत कर दीजिएगा। पर कैपिटा इनकम में कितना ग्रोथ हुआ है? नहीं, जो इनकम में ग्रोथ हुआ है आप उसको देख लीजिए, आपके पास गूगल है, आप सर्च कीजिए 2014। आपने सर इंडियन इकोनॉमी की बात बता दी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पर कैपिटा इनकम में कितना इंडियन बता रहे हैं 2014 के पहले का आप डाटा उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार का डाटा और आज नरेंद्र मोदी के सरकार की डाटा और आम आदमी के जीवन का स्तर। मैं गांव से आता हूं, सुदूर गांव में, आज गांवों की स्थिति में इतनी बड़ी परिवर्तन हुआ है कि जैसे आपको देख रहे हैं कि 10 किलो अनाज मिलने के कारण आत्मनिर्भर लोग हुए, प्रत्येक किसानों के पैकेट में 500-500 रुपया जा रहा है। और राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा लोगों के पास जाता है। हमारी सरकार अगर 100 रुपया देती है तो 100% 100 का 100 आपके जेब में जाता है। ये हमने करके दिखाया है साहब। आपकी बातों से जो आपने कहा कि गांव के जो रूप हैं बदले हैं, स्वरूप बदले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आया है, मैं सहमत हूं आपकी बातों से। लेकिन कोई भी सरकार, चाहे वो दिल्ली की सरकार फ्री बिजली देती हो या केंद्र सरकार जैसा आप बता रहे हैं किसानों को पैसा देती हो, अगर आपने किसी को पैसा दिया सब्सिडी के रूप में, इससे उसकी आत्मनिर्भरता की कैसे बात हो सकती है? ये तो आपने उसे सब्सिडी दिया और सब्सिडी तभी दी जाती है जब वो आत्मनिर्भर नहीं हो, उसके रोजगार में, उसकी आर्थिक स्थिति में कोई खराबी रही हो। तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो पर कैपिटा इनकम है 2014 के बाद से कितना बढ़ा है लोगों, अब आप किसानों का इनकम कितना बढ़ा है? जैसे समझ सरकार बोलती थी कि दोगुना हो जाएगा, क्या आपको लगता है किसानों का इनकम दोगुना हुआ? बिल्कुल, इसलिए लगता है कि पहले के अपेक्षाकृत दुगुना से तिगुना में आत्मनिर्भर हुआ है किसान। हम लोग गांव में देख रहे हैं। इसके आंकड़े मतलब आप कहाँ से? अभी तो मैंने अब आंकड़ा जब दिया 5वां का, ठीक है, कि हम 5वीं, सुनिए ना, 5वीं हम इकोनॉमी है, हम पूरे विश्व के हो गए, तब आपने कहा कि ये सरकार का आपका आंकड़ा है। मैं सरकार के आंकड़े की बात नहीं कर रहा, मैं इस आंकड़े से सहमत हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आंकड़ा जो आपने दिया वो सही है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये इंडियन इकोनॉमी हो गया टोटल में जो आम जनता है उसे कितना फायदा हुआ, उस आर्थिक स्थिति जो आपकी सुदृढ़ हुई है उससे आम जनता के पॉकेट पे क्या असर पड़ा, क्या फायदे हुए, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से पूर्व की स्थिति थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में और आज के कार्यकाल में, आप ये देखेंगे दोनों दौर में कि हमारी सरकार में व्यक्ति का एक व्यक्ति के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उसके रहन सहन, खान पान, पहनावा। ये कहने के पीछे सर आपका आधार क्या है? ये डाटा आपने लाया? हाँ, ये जो मैंने डाटा की में आप बात कर रहे हैं, पहले भूखमरी का आप आंकड़ा निकाल लीजिएगा कि भूखमरी के इंडेक्स है ना, भूखमरी के शिकार कितने हो रहे थे और आज और तब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसा राष्ट्र जहां पर कि बहुत छोटी सी आबादी है और हम 1 अरब 40 करोड़ को क्रॉस कर जा रहे हैं, है ना, इतना बड़ा बोझ लेकर के और दुनिया में 5वें स्थान पर आए हैं। तो वो जो 5वें स्थान पे आए हैं तो एक आदमी, पॉपुलेशन हमारा सर एसेट्स भी तो है, तो एसेट्स है तो हमारा संसाधन भी तो नहीं ना। ह्यूमन रिसोर्स की बात भी तो करते हैं कि हम सप्लाई करते हैं ह्यूमन रिसोर्स, हमारे यहाँ सरप्लस है। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसकी भी तो बात, जो जिसे आप बोझ बताना चाह रहे हैं वो तो हमारी रिसोर्स है। आप इसकी भी तो बात करेंगे कि हमको 4x4 का एक कमरा मिला था, उसमें 3 आदमी रह रहे थे, अब उसमें 15 आदमी रह रहे हैं, तो 4x4 के कमरा को फिर हम तो 2nd लेवल कर रहे हैं, 4th लेवल कर रहे हैं, ये भी तो देख रहे हैं। लेकिन हमारा जो रिसोर्स है वो 4x4 का है, जमीन नहीं न बढ़ रहा है साहब, खाद्यान्न नहीं न बढ़ रहा है, जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन वो तो नहीं न बढ़ रहा है, हैंड्स आपके पास खूब सारा हो गया है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो मिनिमम हमारे पास रिसोर्स है, हाँ, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट जितना कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैक्सिमम कर रही है और करेगी, हम संतुष्ट कैसे हो सकते हैं?
हम भारत को परम वैभव पर ले जाएंगे, विश्व गुरु भारत को बनाएंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। अभी तो हम धारा 370 सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग हो रही है बिहार में, केंद्र सरकार दे नहीं रही है। बात आप विश्व सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने दिया? अभी गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने दिया? नीतीश जी लाए थे क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने ही दिया है ना साहब गया में जी। अभी हमारे डॉक्टर सीपी ठाकुर उसके और जो नीतीश कुमार जी मांग कर रहे हैं पटना के लिए, ये क्या जरूरत है कि नीतीश जी मांग करेंगे हम उसको पूरा करेंगे? अगर नीतीश राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं ना, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं है। आज नीतीश जी की कोई माने विश्वसनीयता रह गई क्या? वैसा आदमी अगर मांग करे और फिर कहे कि नहीं इसका तो हम ये लेना चाहे, श्रेय लेना चाहे, तो ये तो बड़ी गलत स्थिति है ना। नीतीश जी को आप आज क्या समझ रहे हैं? आज नीतीश जी के चलते हम लोगों की छवि इतनी खराब हो गई है पूरे बिहारियों की। पहले बाहर जाते थे बिहार के तो लोग कहते थे ओ बिहार लालू, अब आज कहते ओ बिहार पलटू। अब बताइए, ये छवि हो गई है नीतीश कुमार की। हम लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं अपने आप को, इस आदमी से घिना दिया है इस आदमी ने। अच्छा, नीतीश कुमार जी जब वापस 2017 में आपके साथ आए थे, ये शर्मिंदगी तब थी? बिल्कुल, सुनिए ना, बता रहे हैं, उस समय की भी बात हम आपको बताते हैं। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन अगर एक लंपट के साथ आप चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। नीतीश कुमार की वही स्थिति हुई। तो उससे पहले 15 में ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं, आदरणीय मोदी जी यहाँ आते थे तो कह के गए थे, डीएनए तक पे सवाल उठा दिए थे, जिसके जवाब में लोगों ने नाखून और बाल वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, मैं समझ सकता हूँ, राजनीतिक स्टंट थे, लेकिन भेजा गया था। फिर 2 साल के 1.5 साल के बाद नीतीश कुमार वापस आपके साथ आ गए, तब आपको ये शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि नीतीश कुमार पलटू हैं? नीतीश कुमार तो पलटू, उसी के बाद तो और ज़्यादा मुहर लग गया है ना। जब पहले आपके तो साथ आ गए नहीं, ये मुहर लग गया, अब की तो मुहर लग गया। हमारे साथ आए थे तो लगा था कि एक बार इंसान गलती करता है तो अगर सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं माना जाता, एक आध गलती ईश्वर भी किसी का माफ़ करते हैं। लेकिन जब ये गलती की पुनरावृत्ति हो गई, अब तब हो गई है ना कि ये व्यक्ति बार बार इस चीज़ को कर रहे हैं, तब अब हमको तो छोड़ दीजिए, मैं कार्यकर्ता हूँ इसलिए नाते उनकी बुराई कर सकता हूँ, लेकिन आम आवाम से जाकर के आज पूछिए, सब पलटू 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 पलटू, मैंने क्या स्थिति बना दिया है। और पूरा अभी जदयू और पप्पू के बीच में है। नीतीश कुमार जी के जो समर्थक हैं या जो महागठबंधन के लोग हैं, उनका कहना है कि उन्होंने सहजानंद सरस्वती जी का जो जयंती और ये है मनाना शुरू किया है, सेलिब्रेट करना शुरू किया, उसके बाद आप लोग इसे आड़ों हाथ ले रहे हैं और अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, नीतीश जी सहजानंद सरस्वती के लिए हम लोगों को कहेंगे, अरे सहजानंद सरस्वती के तमाम समर्थक तो मैंने जन्म से ही बीजेपी का कॉन्सेप्ट के मेंटेलिटी के आदमी है। नीतीश जी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या विचारधारा है, और क्या वो समाजवाद और कर्पूरी और लोहिया की बात करते हैं, और क्या समाजवाद है उनकी पार्टी में। अभी देखा ना, आरसीपी की हालत को देख रहे हैं ना, उपेंद्र कुशवाहा की हालत को देख रहे हैं ना, इस समाजवाद की बात कर रहे हैं नीतीश जी। और ये आपके क्या नाम है इनका, तेजस्वी जी, 9वां फेल आदमी, ये सब पूरे बिहार को लूट करके और बर्बाद करके रख दिया है ना। माँ बाप का स्थिति देखिए रहे थे, लालू राबड़ी का साथ। उनको आप 9वां फेल बोलेंगे, फिर वो लोग मोदी जी का डिग्री पूछ क्या बात करेंगे। अरे मोदी जी कर्मयोगी है, मोदी जी की डिग्री की क्या बात कर सकता है साहब। जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री दूसरा टर्म बना हो, पूरे लाइफ में एक दिन की छुट्टी नहीं किया हो, 18 घंटे इस देश के लिए काम करता हो, वो कर्मयोगी व्यक्ति है। उस व्यक्ति में एक मेधा है, ईश्वरीय ताकत है, लग रहा है वो व्यक्ति भारत को परम वैभव की ओर लेकर के जा रहा है। किसी ने सोचा था क्या कि 370 हटेगा और कश्मीर में इस प्रकार की स्थिति होगी। और यही अमित शाह जो भी यहाँ उपस्थित होने वाले हैं, 370 को तो विदा किए ही, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। आप मीडिया वाले पूछते थे राम मंदिर कब बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। देख लीजिए आज जो हमारे मैनिफेस्टो में था, और समान नागरिक संहिता को भी हम लागू करने जा रहे हैं। कब तक? एकदम देख लीजिएगा, 24 के पहले तक समान नागरिक संहिता को हम लागू कर देंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप बीजेपी के अध्यक्ष होके बोल रहे हैं? बीजेपी के एकदम ये करके हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, इसमें ये हमारे कॉन्सेप्ट में है कि हिंदू राष्ट्र को हम भारत में बनाएंगे। दिल्ली से कुछ ऐसा संदेश आया है हिंदू राष्ट्र? अरे हम लोग जो तय करेंगे वही ना होता है, दिल्ली वाले कुछ ऊपर से तय करते हैं क्या? आप तय कर दीजिएगा, हम मिल करके तय कर देंगे, हो गया। अरे जनता ही ना तय करती है भाई, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए कोई अनुष्ठान करना है संसद में। ये संविधान विरोधी नहीं होगा हिंदू राष्ट्र की मांग करना? संविधान लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश, सुनिए ना, धर्मनिरपेक्ष देश तो हिंदू राष्ट्र था नेपाल, आज धर्मनिरपेक्ष बना। भारत और पाकिस्तान किसने कहा हिंदू राष्ट्र था? वहाँ भी राजतंत्र था, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र ही था, वो पूरी दुनिया जानती है।
आप भी इस चीज़ को क्लियर कॉन्सेप्ट में नहीं, पूरी दुनिया जानते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र के रूप में था, ठीक है ना। तो और हिंदू राष्ट्र मीन्स कोई जाति नहीं होता है, हिंदू तो एक कल्पना है, उस कल्पना में तमाम धर्मावलंबी हैं। मतलब जीवन की पद्धति जो बताते हैं उससे हाँ, वो पद्धति है। हम कोई धर्म की बात, सनातन की बात नहीं कर रहे हो, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है और उस आधार पर भारत को हिंदू राष्ट्र होना है और भारतीय जनता पार्टी इसको करेगी। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे, अमित शाह जी आ रहे हैं, कुछ सौगात मिलेगा बिहार को, उम्मीद है? बिहार को तो सबसे बड़ा सौगात मिलेगा कि जंगल राज से मुक्ति का आज आगाज होगा। जो पटना की सड़कों पर अपराध, हत्या, लूट, देखिए भी 50 राउंड फायरिंग हो रही थी, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ये गृह मंत्री हैं, इनके अधीन आती है ये सारी व्यवस्था। और ये तो वो तो राज्य की जो पुलिस है इनके अंडर में नहीं तो है। राज्य की पुलिस इनके अंडर में नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं ना। हम आपको गाइड तो कर सकते हैं, ऐसा थोड़े है कि आप जो चाहेंगे उसको कर लेंगे। हम गृह मंत्री हैं साहब पूरे ये के देश के, और आप इस प्रकार से क्राइम और गुंडागर्दी सड़कों पर करेंगे। अभी आपने सुना ना सहकारिता मंत्री ने क्या कहा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत की फौज आने वाली 8 वर्षों में हिजड़ा की फौज होगी। हम उस लंपट से पूछना चाहते हैं कि क्या भारत की फौज, जिस फौज की स्थिति संपूर्ण देश में भारत के आन बान और शान का भारत का फौज है, और उस फौज को कोई मंत्री हिजड़ा कहेगा, वैसे लोगों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत का एक नौजवान जग गया है, उसकी ताकत, उसकी अस्मिता को कोई अगर चुनौती देगा, आज भी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि -44 डिग्री और 46 डिग्री के सेल्सियस पर भारत का फौज वहां पर जा करके रहता है, खून देता है। उसके बदौलत आप यहाँ पर हैं और हम यहाँ पर हैं। हालांकि आरजेडी ने इस बयान से अपने आप को किनारा कर लिया है। अरे तो किनारा किया है तो उसको हटाए तो साहब, उस आदमी को ये तो करे। वो लिखते थे मगध सम्राट डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, कौन कौन चरवाहा विद्यालय से सब पढ़े हुए व्यक्ति। अच्छी आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको सुकून दिया कि भारत के फौज के बारे में आप इस तरह का, इससे कोई भी, खुद उनके पार्टी के लोग जब सहमत नहीं है तो बाकी आम जनता की, अच्छा ऐसा व्यक्ति को रहना चाहिए, सत्ता में बने हुए रहना चाहिए कि भारत के फौज के बारे में आप ऐसा बोले। आप मोदी जी के खिलाफ बोल लीजिए, बीजेपी को गाली दे लीजिए, चलेगा, लेकिन भारत के फौज के बारे में आप अगर बोलेंगे तो इसको बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए पार्टी कहीं भी रहे, एक छात्र के नाते इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि भारत के फौज को कोई गाली दे और वो भी हिजड़ा जैसा शब्द से संबोधित करे। दुनिया में क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि बिहार का एक मंत्री, बिहार को कलंकित आप कर रहे हैं। बिहार के आप सहकारिता मंत्री हैं, कितना बढ़िया विभाग है, सहकारिता मतलब होता है सहयोग, और वह मंत्री इस तरह का बयान देगा। और उसके बाद तेजस्वी और नीतीश जी उसको मंत्रिमंडल में बनाए रख रहे हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। वैसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। अच्छा, एक बार फिर से मैं आपका नाम और पद जानना चाहूँगा कि डॉक्टर सर्वजीत सांडिल्य, नवादा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, युवा मोर्चा। तो सुना आपने, बीजेपी के नवादा के प्रदेश कार्य समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ये, और इन्होंने हर उस सवाल का जवाब बहुत सहजता के साथ दिया जो हमने इनसे सवाल किए। हालांकि हमने इनसे इन्फ्लेशन से लेके जो बेरोज़गारी थी, हर मुद्दे पे बात करने की कोशिश की और ये जवाब दिए। थैंक यू सर आपका। आइए अब देखते हैं, अमित शाह जी के आने का समय हो चुका है तो बात करेंगे अन्य लोगों से भी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरीटाउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।